किस तरह से सरकारी फैसले बिना प्लानिंग के, बिना दूरदृष्टि के, बिना साइंटिफिक स्टडीज के जब लिए जाते हैं तो ये कैसे एनवायरनमेंट को और लाइफ को प्रभावित करते हैं, कैसे तबाही मचाते हैं। स्वागत है आपका शास्त्री स्पीक्स में। आज मेरा तात्पर्य है अरल सी। अरल एक इनलैंड वाटर लेक थी जिसको दुनिया का चौथा सबसे बड़ा समुद्र भी माना जाता था। ये एरिया है आज के कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बीच में। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बाउंड्री इसको लगती थी। इसको दो दरिया फीड करते थे, जिनमें एक का नाम था अमू दरिया और दूसरा था सिर दरिया। इन दरियाओं का पानी जो कि दूर पहाड़ों से आता था, बारिश से आता था, वो इसको फीड करता था और ये इसका एरिया था करीब 68,000 किलोमीटर और इसकी जो लेंथ थी वो करीब 350 किलोमीटर के आसपास थी। कभी ये दरिया अपनी सी लाइफ के लिए मशहूर था। यहाँ की कैटफिश करीब 100 किलो की होती थी। लाखों लोगों की जीविका इस पे डिपेंड करती थी। दरिया के किनारे बस्तियां बसी, शहर बसते गए और एक बहुत बड़ा ट्रेड मछली का वहां पे होने लगा, मैरीन लाइफ का होने लगा। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो उस टाइम की जो जहाज थे सैकड़ों की तादाद में, वो आज वहीं पड़े हैं रेत के ऊपर और जिनको ग्रेव यार्ड बोला जाता है शिप्स का। दोस्तों 1960 के दशक में सोवियत संघ ने, जो उस समय का सोवियत संघ था, सरकार थी, उसने फैसला लिया कि ये दोनों दरिया जो इसको पानी देते थे अरल सी को, उनका पानी मोड़ करके कपास की और धान की खेती की जाए। ये एक्सपेरिमेंट काफी कामयाब हुआ इस दृष्टि से कि उज्बेकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया कपास का और बहुत पैसा आने लगा सरकार को। लेकिन जैसे ही दरिया का पानी कट किया गया, समुद्र सी जो था अरल सी बड़ी तेजी से सिकुड़ने लगा और इतनी तेजी से कि बहुत कुछ एक सालों के अंदर ही उसका पानी लगभग 80% के आसपास खत्म हो गया। पानी का लेवल कम होने के कारण जो सैलिनिटी थी, जो खारापन था, बहुत बढ़ गया। सारी की सारी मछलियां मर गईं और आसपास जो दूसरी लाइफ थी, जो वेजिटेशन थी, वो वेजिटेशन के अंदर भी खारापन आने लगा और जिसके कारण बड़ी संख्या में पशु मर गए। दुनिया का सबसे बड़े जो इकोलॉजिकल डिजास्टर हैं उनमें अरल सी का डिजास्टर भी माना जाता है। अब ये लगभग खत्म हो गया और इसके ऊपर अब देखिए कितने लाखों लोग जो डिपेंड करते थे, उनका सारा कारोबार चौपट हो गया। लोग वहां से पलायन कर गए। काफी लोग जो वहां रहे वो बीमारियों से ग्रस्त हैं, आज भी हैं। उस एरिया में एनीमिया बहुत प्रेवलेंट है। वहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आधी बच्चे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से मर रहे हैं। थ्रोट कैंसर बहुत है, लिवर की बीमारियां बहुत हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसको कोशिश की गई वर्ल्ड बैंक की मदद से कुछ प्रोजेक्ट्स बना के, कुछ डैम बना के रिवाइव करने की। कजाकिस्तान के पास जो एरिया आया, उसने रिवर को, पानी को डाइवर्ट किया, जो कुछ हद तक उसको रिवाइव कर पाया है। लेकिन उज्बेकिस्तान का जो है वो अभी भी एक बहुत बड़ा मरुस्थल है और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आती है, वो है डस्ट स्टॉर्म। रेत की जो तूफान चलते हैं वो जी हाँ दुभर कर रहे हैं उस एरिया का। आप कुछ चीजें मेरी वीडियोस में देखोगे। अब सवाल आगे आता है कि अगर सरकारें दोबारा से उन दरियाओं का रुख मोड़ करके इसको दरिया को फीड करती हैं, इसके अंदर फिर जीवन उसी तरह से आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो लाखों लोग जो पहले दरिया के ऊपर डिपेंड करते थे, उनकी जीविका गई। बहुत लोग बेघर हुए, पलायन किया और एक बड़ी त्रासदी हुई। अब अगर दरिया का पानी वापस इसमें आता है तो वो लाखों लोग जिनकी जीविका आज कॉटन और चावल के उत्पादन पे निर्भर करती है, वो कहां जाएंगे? सरकारें जो फैसले बिना सोच समझ के लिए जाते हैं, वो कभी तो एक साइड पे ठीक होते हैं लेकिन दूसरी साइड बड़ी तबाही मचाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दूंगा। 2013 का जो केदारनाथ ट्रेजेडी थी, यहाँ पे बांध टूटने से, बादल फटने से बहुत से गांव बह गए और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ। उसमें जो स्टडीज बाद में आई, उनमें जो प्रमुख कारण थे, उसमें हमारी PMGSY रोड्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी थे। भारत के अंदर इस समय जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं या होने जा रहे हैं, उनमें एक है इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अरल की जो त्रासदी है
हमें उम्मीद है कि उसको ध्यान में रखा गया होगा और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है जो इससे डील करती है उनको भी कंसल्ट किया गया होगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।